नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल भुगतान के लिए ई-रूपी लॉन्च किया। उन्होंने कहा ये वाउचर लक्षित, पारदर्शी और समुचित भुगतान में सहायक होगा। श्री मोदी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत कल गुजरात के लाभार्थियों से बात करेंगे। पेगासस जासूसी और कृषि कानूनों को लेकर संसद में आज भी हंगामा, गतिरोध के चलते दोनों सदन दिन भर के लिए स्थगित। अंतर्देशीय जहाज परिचालन के लिए संसद में अंतर्देशीय पोत विधेयक पारित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मद्रास विधानसभा के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। देश में अब तक 47 करोड़ 22 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। पेगासस से कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97.35% हुई। महाराष्ट्र में जीका वायरस की स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्र ने बहुविषय दल भेजा। भारत और चीन पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ स्थिरता सुनिश्चित करने पर सहमत। स्वतंत्रता दिवस पर आजादी का अमृत महोत्सव के लिए संस्कृति मंत्रालय ने विशेष कार्यक्रम शुरू किया। और टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम ने इतिहास रचा, पहली बार सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष हॉकी टीम कल सुबह सेमीफाइनल में बेल्जियम के साथ खेलेगी। समाचार संध्या में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं लवली निगम। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डिजिटल भुगतान के लिए नकदी रहित और स्पर्श मुक्त व्यवस्था ई-रूपी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरुआत की। ई-रूपी किसी व्यक्ति के लिए विशिष्ट उद्देश्य से संबंधित डिजिटल भुगतान व्यवस्था है, जिसमें क्यूआर कोड और एसएमएस स्ट्रिंग बेस्ड वाउचर है, जिन्हें लाभार्थी के मोबाइल के लिए दिया जाता है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि देश डिजिटल शासन और ई-रूपी को नया आयाम दे रहा है, जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि ई-रूपी वाउचर प्रत्येक व्यक्ति को लक्षित, पारदर्शी और समुचित भुगतान करने में सहायक होगा। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 300 सरकारी योजनाओं का भुगतान कर रहा है। आज केंद्र सरकार 300 से ज्यादा योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रही है। लगभग 90 करोड़ देशवासियों को इसके तहत किसी न किसी रूप में लाभ हो रहा है। राशन हो, एलपीजी गैस हो, इलाज हो, स्कॉलरशिप हो, पेंशन हो, मजदूरी हो, घर बनाने के लिए मदद हो, ऐसे अनेक लाभ डीबीटी से मिल रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 1,35,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 1,35,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंचाए गए हैं। इस बार तो किसानों से जो गेहूं की सरकारी खरीद हुई है, उसका लगभग 85,000 करोड़ रुपए सीधा किसानों के बैंक खाते में ही ट्रांसफर किया गया है। इन सारे प्रयोगों का बहुत बड़ा लाभ ये हुआ है कि देश के करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक गलत हाथों में जाने से बचे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ई-रूपी एक भावी सुधार है, जिसे ऐसे समय शुरू किया गया है जब देश भारत की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ई-रूपी के वाउचर विशिष्ट उद्देश्य के लिए हैं और ये सुनिश्चित करेंगे कि वाउचर का लाभ विशिष्ट सेवा के लिए प्राप्त किया गया है। ई-रूपी एक तरह से पर्सन के साथ साथ पर्पज स्पेसिफिक भी है। जिस मकसद से कोई मदद
या कोई बेनिफिट दिया जा रहा है वो उसी के लिए प्रयोग होगा, ये ई रूपी सुनिश्चित करने वाला है। श्री मोदी ने कहा कि अगर कोई संगठन उपचार, शिक्षा या किसी अन्य उद्देश्य से लोगों को सहायता देना चाहता है तो उन्हें नकदी के बजाय ई रूपी दिए जा सकेंगे। इसे अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो अगर सरकार द्वारा किताबों के लिए पैसा भेजा गया है तो ई रूपी ये सुनिश्चित करेगा कि किताबें ही खरीदी जाएं। अगर यूनिफॉर्म के लिए पैसा भेजा है तो उससे यूनिफॉर्म ही खरीदी जाए। अगर सब्सिडाइज खाद के लिए मदद की है तो वो खाद खरीदने के लिए ही काम आए। गर्भवती महिलाओं के लिए दिए गए कैश से सिर्फ पोषक आहार ही खरीदा जा सके, यानी पैसा देने के बाद हम उसका जो इस्तेमाल चाहते हैं ई रूपी वाउचर उसे सिद्ध करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि नवाचार और सेवा प्रदान करने में जब प्रौद्योगिकी के उपयोग की बात हो तो भारत के पास विश्व के प्रमुख देशों जैसे वैश्विक नेतृत्व करने की क्षमता है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना महामारी के दौरान विश्व में सबसे अधिक डाउनलोड किए गए विभिन्न ऐप में आरोग्य सेतु ऐप एक था। इस महामारी के दौरान भी देश ने तकनीक की ताकत को महसूस किया है। आरोग्य सेतु ऐप का उदाहरण भी हमारे सामने है। आज ये ऐप सबसे ज्यादा डाउनलोडेड ऐप में से एक है। इसी तरह कोविन पोर्टल भी आज हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में, वैक्सीनेशन सेंटर के चयन में, रजिस्ट्रेशन में, वैक्सीन सर्टिफिकेट प्राप्त करने में देशवासियों की बड़ी मदद कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व को दिखा दिया है कि वो सुदूर क्षेत्रों में अपने नागरिकों के लिए प्रौद्योगिकी के लाभ का उपयोग करने का तरीका जानता है। भारत विश्व को डिजिटल क्रांति के नेतृत्व करने की अपनी क्षमता भी प्रदर्शित कर रहा है। आज हम टेक्नोलॉजी को गरीबों की मदद के, उनकी प्रगति के एक टूल के रूप में देख रहे हैं। आज दुनिया देख रही है कैसे भारत में टेक्नोलॉजी पारदर्शिता और ईमानदारी ला रही है, कैसे टेक्नोलॉजी नए अवसरों को पैदा करने में, उन्हें गरीबों को सुलभ बनाने का काम कर रही है, और कैसे टेक्नोलॉजी सरकार और लाल फीताशाही पर सामान्य मानवी की निर्भरता को कम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक माह यूपीआई के माध्यम से लेन देन का नया रिकॉर्ड बन रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जुलाई में भारत में 300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के लेन देन किए गए। इसके अतिरिक्त रूपे कार्ड की सिंगापुर और भूटान में आरंभ की गई। श्री मोदी ने कहा कि इस समय भारत में 66 करोड़ रूपे कार्ड धारक हैं और इनसे हजारों करोड़ रुपए के लेन देन किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्वोत्तर राज्यों के भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से मुलाकात की। सांसदों ने असम मिजोरम सीमा विवाद समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि बैठक में सांसदों ने असम मिजोरम सीमा मुद्दे को कांग्रेस द्वारा राजनीतिक रूप दिए जाने जैसे विषयों पर प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रस्तुत किया। श्री मोदी ने भाजपा सांसदों को बताया कि उनका पूर्वोत्तर के प्रति प्रेम और सद्भाव स्वाभाविक है। उन्होंने अपील की कि वे इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से न देखें। 26 जुलाई को असम और मिजोरम के बीच हिंसक मुठभेड़ में कछार जिले में असम के 6 पुलिसकर्मी और 1 नागरिक मारा गया था और 50 से अधिक लोग घायल हुए थे। प्रधानमंत्री कल गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। इस योजना के बारे में जागरूकता लाने के लिए राज्य में जन भागीदारी कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है जिसे प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के आर्थिक दुष्प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से शुरू किया था। इस योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले सभी लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अतिरिक्त अनाज दिया जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे।
समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कथित पेगासस जासूसी और कृषि कानूनों को लेकर संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामे का दौर जारी रहा। बार बार स्थगन के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में तीसरे स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही शाम 3:30 बजे शुरू हुई तो कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वामपंथी और अन्य पार्टियों के सदस्य फिर से नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। सुबह जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने कथित पेगासस जासूसी और कृषि कानूनों से संबंधित मुद्दों को उठाने की कोशिश की और हंगामा किया। हंगामे के बीच अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की और प्रदर्शनकारी सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने और सदन को चलने देने का आग्रह किया, लेकिन सदस्यों ने तख्तियां दिखाकर नारेबाजी जारी रखी। उधर राज्यसभा में भी कुछ इसी तरह की स्थिति रही। दूसरे स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे सदन की बैठक दोबारा शुरू हुई तो कांग्रेस, टीएमसी, वामपंथी दल और आम आदमी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने पेगासस जासूसी और कृषि कानूनों पर चर्चा की मांग जारी रखी। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, शिवसेना और एनसीपी के सदस्य भी उनके साथ खड़े थे। हंगामे और शोर शराबे के बीच विनियोग विधेयक 2021 सदन में पेश किया गया। विरोध करने वाले सदस्य अपनी मांग पर अड़े रहे तो पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। हंगामे के बीच उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन स्थिति में सुधार न होने पर उन्होंने कार्यवाही 3:36 तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले उपसभापति की बार-बार अपील के बावजूद सदन में प्रश्नकाल पूरा नहीं हो सका। संसद ने अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 पारित कर दिया है। राज्यसभा में आज शोर शराबे के बीच इस विधेयक को पारित किया गया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। ये विधेयक अंतर्देशीय पोत कानून 1917 का स्थान लेगा। इसका उद्देश्य देश भर में जहाज परिचालन के लिए एक समान नियामक ढांचा लागू करना है। इसमें जहाज के विवरण, जहाज और चालक दल के पंजीकरण की रिकॉर्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर सेंट्रल डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इस विधेयक में विकास कोष का प्रावधान किया गया है, जिसका उपयोग आपात तैयारियों, प्रदूषण नियंत्रण और अंतर्देशीय जलमार्ग में जहाजों के आवागमन को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। प्रत्येक राज्य अलग से अपना विकास कोष बना सकता है। इसमें राज्य सरकारों को गैर मशीन चालित अंतर्देशीय जहाजों से संबंधित कुछ गतिविधियों के कार्य स्थानीय शासन को दिए जाने का अधिकार है। लोकसभा में आज शोर शराबे के बीच साधारण बीमा राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया। इस विधेयक से साधारण बीमा व्यापार राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 को संशोधित किया जाएगा। ये विधेयक निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी प्रदान करेगा। इस विधेयक में जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनियों में केंद्र सरकार 51% की अंश भागीता के अनिवार्य प्रावधान को हटाए जाने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ये विधेयक आम नागरिकों के हित में है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे निजी क्षेत्र कम प्रीमियम पर बेहतर बीमा स्कीम प्रदान कर सकेगा। वित्त मंत्री ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के उस आरोप को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार पर पूंजीपतियों और बड़े कॉरपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए इस विधेयक को पेश किया गया है। विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस वर्ष से स्किल मॉड्यूल के रूप में पाठ्यक्रम में कोडिंग और डेटा साइंस की शुरुआत की है। 6वीं से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कोडिंग की शुरुआत की गई है, जबकि 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को डेटा साइंस का अध्ययन कराया जाएगा और 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कौशल विषय वैकल्पिक होगा। लोकसभा में आज एक प्रश्न के उत्तर में श्री प्रधान ने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से पाठ्यक्रम, संकाय और विद्यार्थियों के हैंडबुक से संबंधित कोडिंग और डेटा साइंस विषय तैयार किए गए हैं। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि सरकार ने ग्रामीण, आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों सहित देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। इन योजनाओं में खेलो इंडिया योजना, राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता, अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में विजेताओं और उनके प्रशिक्षकों को विशेष पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खेल कल्याण कोष, राष्ट्रीय खेल विकास कोष और रनिंग स्पोर्ट्स भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से प्रशिक्षण केंद्र भी शामिल हैं।
प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर सरकार आज पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट से चुनाव न लड़ने का फैसला किया था। आज दोपहर नामांकन वापस लेने की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद श्री सरकार को कोलकाता में प्रमाण पत्र सौंपा गया। श्री सरकार को तृणमूल कांग्रेस द्वारा नामित किया गया था क्योंकि ये सीट पूर्व सदस्य दिनेश त्रिवेदी द्वारा खाली की गई थी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 10 दिन का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया। विधानसभा का ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा कि सत्र के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जारी कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। उन्होंने सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी सदस्यों से सहयोग करने की अपील की। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान विधानसभा सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों तथा मीडिया के लोगों की सुरक्षा के लिए कोविड प्रोटोकॉल के तहत समुचित प्रबंध किए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि मद्रास विधान परिषद प्रगतिशील कानूनों के विभिन्न अंशों का स्रोत रही है। चेन्नई में आज शाम मद्रास विधान परिषद के शताब्दी समारोह में उन्होंने कहा कि इस सदन में पारित कई कानूनों को समाज के कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए देश भर में अपनाया गया। The Legislative Council enacted many forward-looking legislations and also underwent many changes in its early decades. That spirit of democracy remains the guiding light of the state legislature. It would not be wrong to say that this legislature became the fountainhead of many progressive legislations which were subsequently replicated across the country to empower the weaker sections of society and strengthen our democracy. राष्ट्रपति ने गरीबों के उत्थान और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए तर्कसंगत शासन की जरूरत पर बल दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्य में 5 कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री रहे डीएमके पार्टी के स्वर्गीय एम करुणानिधि के चित्र का विधानसभा में अनावरण किया। राष्ट्रपति ने तमिल भाषा को संपन्न बनाने में करुणानिधि की भूमिका की भी सराहना की। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 47 करोड़ 22 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 17 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 49 करोड़ 64 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए जा चुके हैं। 9,84,610 टीके जल्द मिल जाएंगे। 3 करोड़ 14 लाख से अधिक टीके अब भी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास उपलब्ध हैं। इस बीच देश में कोविड संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। देश में स्वस्थ होने की दर 97.35% हो गई है। कल 36,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं, जबकि 40,000 से अधिक नए मामलों की पुष्टि हुई है। कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कई राज्यों में शैक्षणिक संस्थान आज से खुल गए हैं। एक रिपोर्ट। उत्तराखंड में कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यालय खोले गए। विद्यालय खुलने से पहले सभी निजी और सरकारी स्कूलों को सैनिटाइज किया गया था। भीड़ कम करने के लिए विद्यालय प्रशासन को 2 पालियों में कक्षाएं चलाने की अनुमति दी गई है। विद्यालय में उपस्थिति के लिए माता पिता की सहमति अनिवार्य है। पंजाब में कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी को देखते हुए पाबंदियों में ढील देने के बाद आज से सभी कक्षाओं के लिए विद्यालय खोले गए। इससे पहले 26 जुलाई से 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए विद्यालयों को खोलने की अनुमति दी गई थी। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण में सुधार को देखते हुए विद्यालयों में आज से ऑफलाइन कक्षाएं कुछ पाबंदियों के साथ शुरू हुई। अभी केवल 1ली से लेकर 5वीं तक 8वीं, 10वीं और 12वीं की कक्षाएं ऑफलाइन की गई हैं। 6ठी, 7वीं, 9वीं और 11वीं की कक्षाएं ऑनलाइन ही चलेंगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में उच्च शिक्षण संस्थान आज से फिर खुल गए हैं। 9 महीने से भी अधिक समय के अंतराल के बाद शिक्षण संस्थानों में ऑफलाइन कक्षाएं कोविड नियमों के कड़ाई से अनुपालन के साथ शुरू हुई। समाचार कक्ष से अलका सिंह। केंद्र ने जीका वायरस से संक्रमण की स्थिति की निगरानी और इसके प्रबंधन में महाराष्ट्र सरकार का सहयोग करने के लिए एक दल भेजा है। हाल ही में पुणे में जीका का एक मामला सामने आया है। ये दल राज्य के स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर काम करेगा और हालात का जायजा लेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
महाराष्ट्र में जिका वायरस की स्थिति की निगरानी और जिका मामलों के प्रबंधन में राज्य सरकार का समर्थन करने के लिए 3 सदस्यीय केंद्रीय समिति का गठन किया गया है। ये टीम राज्य के स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर काम करेगी एवं वर्तमान स्थिति का जायजा लेगी और आकलन करेगी कि जिका प्रबंधन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लागू की हुई कार्य योजना सुचारू रूप से चालू की गई है या नहीं और इसके बाद ही राज्य में जिका के प्रबंधन के लिए आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप की सिफारिश की जाएगी। 1 अगस्त को पुणे जिले में जिका वायरस से प्रभावित एक मरीज मिला था। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिका से संक्रमित महिला पूरी तरह से ठीक हो गई है और उसके परिवार में किसी में भी कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए हैं। भावना गोखले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। केरल में दैनिक कोविड मरीजों में कमी आई है और आज 13,984 नए मामलों की पुष्टि हुई। पिछले 24 घंटों में 1,27,000 से अधिक कोविड जांच की गई। आज कोविड से 118 लोगों की मृत्यु हुई, जिससे संक्रमण से मरने वालों की संख्या 16,955 हो गई। इस बीच केंद्रीय दल ने आज तिरुवनंतपुरम, कन्नूर और कासरगोड जिलों का दौरा किया और इन क्षेत्रों में स्थिति का जायजा लिया। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल भुगतान के लिए ई-रूपी लॉन्च किया। उन्होंने कहा, ये वाउचर लक्षित, पारदर्शी और समुचित भुगतान में सहायक होगा। श्री मोदी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत कल गुजरात के लाभार्थियों से बात करेंगे। पेगासस जासूसी और कृषि कानूनों को लेकर संसद में आज भी हंगामा, गतिरोध के चलते दोनों सदन दिन भर के लिए स्थगित। अंतर्देशीय जहाज परिचालन के लिए संसद में अंतर्देशीय पोत विधेयक पारित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मद्रास विधानसभा के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। उन्होंने गरीबों के उत्थान और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए तर्कसंगत शासन की आवश्यकता पर बल दिया। देश में अब तक 47 करोड़ 22 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97.35% हुई। महाराष्ट्र में जीका वायरस की स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्र ने बहुविषय दल भेजा। भारत और चीन पश्चिम क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ स्थिरता सुनिश्चित करने पर सहमत हुए। स्वतंत्रता दिवस पर आजादी का अमृत महोत्सव के लिए संस्कृति मंत्रालय ने विशेष कार्यक्रम शुरू किया। और टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम ने इतिहास रचा, पहली बार सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष हॉकी टीम कल सुबह सेमीफाइनल में बेल्जियम के साथ खेलेगी। भारत और चीन पश्चिमी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रभावी प्रयास जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। चुशुल मोल्डो सीमा पर भारत चीन कोर कमांडर स्तर के 12वें दौर की बैठक के बाद संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। दोनों देश मिलकर शांति और सद्भाव बनाए रखने पर भी सहमत हुए हैं। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की दुशांबे में 14 जुलाई को बैठक और 25 जून को भारत और चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय पर कार्यतंत्र की 22वीं बैठक के बाद इस दौर की बैठक आयोजित की गई। संस्कृति मंत्रालय ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए आज एक अनूठा कार्यक्रम शुरू किया। मंत्रालय ने राष्ट्रगान से जुड़ी इस पहल की शुरुआत सभी भारतीयों में गर्व और एकता की भावना जगाने के लिए की है। इस कार्यक्रम के तहत लोगों को राष्ट्रगान गाने और इसका वीडियो वेबसाइट www.rashtragan.in पर अपलोड करने के लिए आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रगान का संकलन 15 अगस्त को लाइव दिखाया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने की 25 तारीख को मन की बात कार्यक्रम में आजादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में की थी। श्री मोदी ने कहा कि ये संस्कृति मंत्रालय की ओर से एक प्रयास है कि अधिक से अधिक लोग एक साथ राष्ट्रगान गाएं।
टोक्यो ओलंपिक की खबरों के साथ हैं खेल डेस्क से आनंद श्रीवास्तव। टोक्यो खेलों में आज सबकी नजरें भारतीय महिलाओं पर थीं। अलग अलग स्पर्धाओं में भारतीय महिलाओं ने अपने प्रदर्शन से कहीं पदक की उम्मीदें बढ़ाईं तो कहीं नया कीर्तिमान बनाया। डिस्कस थ्रो स्पर्धा के फाइनल में कमलप्रीत कौर छठे स्थान पर रहीं। कमलप्रीत का सर्वश्रेष्ठ थ्रो 63.70 मीटर रहा। डिस्कस थ्रो में किसी भी भारतीय खिलाड़ी का ये ओलंपिक्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक अमेरिका की बेलारी ऑलमन के नाम रहा। हॉकी में भारतीय महिला टीम ने इतिहास रचते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत ने क्वार्टर फाइनल में 3 बार की ओलंपिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से मात दी। भारत की ओर से गुरजीत कौर ने 22वें मिनट में गोल किया, जो निर्णायक साबित हुआ। गुरजीत ने टीम की इस ऐतिहासिक जीत पर कहा कि टीम ने इतने सालों में जो मेहनत की है, ये उसी का परिणाम है। बहुत अच्छा लग रहा है और जो टीम ने इतने सालों में वर्क किया है, वो आज उसका रिजल्ट मिला है। क्योंकि हम कैंप्स में रहते हैं, हर दिन हार्ड वर्क करते हैं, तो आज पूरी टीम ने एक टीम होके एक गोल था हमारा, उस गोल को हम लोगों ने अचीव किया है और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम 1980 के बाद अभी सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, क्वालिफाई किया है इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम ने। 1964 के टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य रहे हरविंदर सिंह ने आकाशवाणी से खास बातचीत में बताया कि महिला टीम ने आज बेहतरीन हॉकी का प्रदर्शन कर सबका दिल जीत लिया। ओलंपिक में हमारी टीम लास्ट टाइम 12th नंबर पे थी और 12वें नंबर से पहले 4 में पहुंचना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वो भी जो ऑस्ट्रेलिया जैसी जो स्ट्रांग टीम जो फेवरेट थी मेडल जीतने के, उसको हराकर। और परफॉर्मेंस देखा जाए तो प्लेयरों की परफॉर्मेंस आज बहुत अच्छी रही है। फिजिकल फिटनेस टॉप पे थी, अप एंड डाउन लोग लड़कियां जा रही थी। जब अटैक में जा रहे थे तो डिफेंस भी उनको हेल्प कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी, और जब अपनी टीम डिफेंस पे आ रही थी तो सारे फॉरवर्ड से पीछे सपोर्ट कर रहे थे। तो ये सारी चीजों को उन्होंने पूरी बखूबी निभाया और यही वजह थी कि जो आज हमारी परफॉर्मेंस इतनी टॉप थी। घुड़सवारी के जंपिंग इवेंट के फाइनल में फवाद मिर्जा 23वें स्थान पर रहे। फवाद 20 वर्षों में ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले भारत की तरफ से पहले घुड़सवार हैं। निशानेबाजी में भारत की चुनौती समाप्त हो गई। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ऐश्वर्य प्रताप सिंह और संजीव राजपूत फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। दूती चंद महिलाओं की 200 मीटर रेस के सेमीफाइनल में जगह नहीं बना सकी। वो अपनी हीट में 7वें स्थान पर रहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के साथ साथ पुरुष और महिला हॉकी टीमों को भी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बधाई दी है। युवा मामले और खेल तथा सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय हॉकी टीमों को उनके शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी। उन्होंने आगामी महत्वपूर्ण खेलों के लिए 135 करोड़ भारतीयों की ओर से उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने पीवी सिंधु और मीराबाई चानू को भी बधाई दी। पीवी सिंधु जी ने जो कांस्य पदक जीता, उससे पहले मीराबाई चानू जी ने जीता। लवलीना ने शानदार प्रदर्शन किया। तो उम्मीदें भारत की ओर बंधी हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि भारत की बेटियों ने अब तक 2 मेडल जीतकर दिखाए हैं। विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने भारतीय हॉकी टीमों को भी बधाई दी। बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये बहुत कम होते हैं जब किसी देश का दोनों पुरुष और महिला हॉकी जैसे गेम में सेमीफाइनल पहुंचना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और देश के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला ये पल है। ये उम्मीद तो बहुत अच्छा है, आगे भी उम्मीद रखेंगे कि हमारा टीम अच्छा परफॉर्म करेगा। टोक्यो ओलंपिक में कल कई स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ी अपनी चुनौती पेश करेंगे। पुरुष हॉकी के सेमीफाइनल में भारत का सामना बेल्जियम से होगा। इस मैच का आंखों देखा हाल सुबह 7 बजे से आकाशवाणी के FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। ये प्रसारण आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध होगा। महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा के क्वालिफिकेशन में अनु रानी और पुरुषों के शॉटपुट के क्वालिफिकेशन में तेजिंदर पाल सिंह एक्शन में होंगे। कुश्ती के 62 किलोग्राम भार वर्ग में महिला पहलवान सोनम मलिक का मुकाबला मंगोलिया की बोलोर तुया खुलेल खूब से होगा। पदक तालिका में चीन पहले, अमेरिका दूसरे और जापान तीसरे स्थान पर है। भारत 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ 62वें स्थान पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल भुगतान के लिए ई-रूपी लॉन्च किया। उन्होंने कहा ये वाउचर लक्षित, पारदर्शी और समुचित भुगतान में सहायक होगा। श्री मोदी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत कल गुजरात के लाभार्थियों से बात करेंगे। पेगासस जासूसी और कृषि कानूनों को लेकर संसद में आज भी हंगामा, गतिरोध के चलते दोनों सदन दिन भर के लिए स्थगित। अंतर्देशीय जहाज परिचालन के लिए संसद में अंतर्देशीय पोत विधेयक पारित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मद्रास विधानसभा के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। उन्होंने गरीबों के उत्थान और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए तर्कसंगत शासन की जरूरत पर जोर दिया।
देश में अब तक 47 करोड़ 22 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97.35% हुई। महाराष्ट्र में जीका वायरस की स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्र ने बहुविषय दल भेजा। भारत और चीन पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ स्थिरता सुनिश्चित करने पर सहमत। स्वतंत्रता दिवस पर आजादी का अमृत महोत्सव के लिए संस्कृति मंत्रालय ने विशेष कार्यक्रम शुरू किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।